नमस्कार। मैं हूं राजीव। इस बीते हफ्ते में भारतीय बाजार की शुरुआत अच्छी रही और सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन देखें तो गैप अप शुरुआत हुई, यानी ऊपरी अंतराल के साथ, यानी पिछले बंद स्तर से थोड़ा एक फासला बनाते हुए ऊपर की ओर बाजार खुला, निफ्टी खुला। और उसके बाद मंगलवार को भी तेजी कुछ जारी रही, लेकिन फिर मंगलवार को जो ऊपरी स्तर बना उसके आगे जा पाना निफ्टी के लिए मुश्किल हो गया। तो फिर वही एक तरह से कह लें कि इस हफ्ते में निफ्टी के लिए बाधा साबित हुई और फिर अगले 2 दिन उस दायरे से नीचे ही रहे। तो कुल मिलाकर के फिर भी बाजार के लिए अच्छा हफ्ता कह सकते हैं, क्योंकि हमें निफ्टी में 292 अंक, मोटा मोटी कह लीजिए लगभग 300 अंक, और प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 2.25% से कुछ कम की बढ़त हमें हासिल हुई निफ्टी में। तो अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में आपकी, इसकी बात करते हैं। सोमेश कुमार, बाजार विश्लेषक, हमारे साथ हैं। सोमेश, अब जिन स्तरों की चर्चाएं हम लोग करते रहे हैं एक बाधा के रूप में, वो स्तर अब बहुत करीब हैं। 11,200 के आसपास का स्तर हमने देख ही लिया। 11,300 400 आप एक बड़े रेजिस्टेंस के रूप में देखते रहे हैं। अब आगे की चाल कैसी लग रही है? नमस्कार। तो हमने लास्ट वीक में भी ये डिस्कस किया था कि निफ्टी का जो रेसिस्टेंस किक इन होगा वो कहीं ना कहीं 11,200 से शुरू हो जाएगा और 11,500 तक रहेगा। तो 11,240 काइंड ऑफ वहाँ पे निफ्टी जाके वहाँ से एक कूल ऑफ थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है निफ्टी का। निफ्टी का अप ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि निफ्टी का अप ट्रेंड फिनिश हो गया है। तो जब तक इमीडिएट सपोर्ट अगर बोले तो 11,000 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक निफ्टी का अप ट्रेंड तो इंटैक्ट है। लेकिन जो मेरे डेफिनेशन में आ रहा है वो मेजर लेवल्स आ रहे हैं समवेयर अराउंड 10,700 टू 10,900 का जो जोन है वो मेजर सपोर्ट इमर्ज होके आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूं मैं। पहला ये है कि निफ्टी का जो राइज है ये 9,500 से लेके 11,240 तक हो चुका है। यहां तक कोई प्रॉपर करेक्शन नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो कंसोलिडेशन और करेक्शन दोनों में फर्क है। हमारा भी प्रॉपर कूल ऑफ नहीं हुआ है। तो एक कहीं ना कहीं करेक्शन ड्यू है निफ्टी का। वो कब होगा वो निफ्टी को पता है, लेकिन 11,000 को हम इमीडिएट सपोर्ट मान के चलते हैं। कुछ चीजें और हुई हैं मार्केट में। वो ये हुआ है, पहली चीज जो हाईलाइट कर दूं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल 29.5 के आसपास पहुंच चुका है। अपने आप में ये लेवल बहुत एक्सपेंसिव है, तो केयरफुल तो रहना ही है। लेकिन एफआईआईज जो हैं, मई में भी बायर्स थे कैश मार्केट में, जून में भी बायर्स थे कैश मार्केट में, जुलाई में भी अभी तक बायर्स हैं। और 200 डीएमए निकलने के बाद आई थिंक 17 जुलाई या उसके बाद से वो कंटिन्यूअस बायर्स हैं। तो अभी भी उनके तरफ से भी सेलिंग का बहुत इंडिकेशन नहीं है। तो इसका एक जो इन्फरेंस मुझसे ये निकलता है कि कूल ऑफ भी होगा तो कूल ऑफ होके वो निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड मेंटेन रहेगा। करेक्शन के बाद फिर से निफ्टी रिबाउंड होना चाहिए, लेकिन कहाँ से वो हम धीरे धीरे इवैल्यूएट करते हैं। हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात की थी लास्ट वीक, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की। बहुत सारे बड़े रिजल्ट्स ड्यू थे और अच्छी बात ये हुई है कि किसी भी रिजल्ट ने हमें जो एक्सपेक्टेशंस बिलाइड कहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन के नीचे आना कहते हैं, ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। थोड़ा एलएनटी का थोड़ा सा वीक लगा मुझे, लेकिन उनका ऑर्डर बुक अगले 2-3 साल का ऑलरेडी है, तो मैं उसको भी डिस्काउंट करके चल रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से। तो नेट नेट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का जो डर था इस हफ्ते निकल गया है। अगले हफ्ते भी बहुत सारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं। आई थिंक मैरिको है, कोटक महिंद्रा बैंक है, नेस्ले है। तो इन सब का रिजल्ट हमको वॉच करना पड़ेगा कैसा आ रहा है। प्लस एफ&ओ की एक्सपायरी आ रही है जुलाई मंथ की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी। तो केयरफुल रहने का तो वीक आ रहा है, लेकिन अभी भी यही लग रहा है कि अगर 11,000 तक निफ्टी होल्ड कर लेता है तो अप ट्रेंड को अभी भी अप मान के चल सकते हैं। और जब 11,240 निकाल देगा तो फ्रेश अपसाइड फिर से देखेंगे हम। जी सोमेश, आपने 11,000 के स्तर पर अभी खास तवज्जो दी है, तो अगर मैं तकनीकी रूप से पूछूं तो वहां पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो एक अच्छा सहारा बनना चाहिए? एक छोटा सा गैप है वहां पे, प्राइस का गैप है, जिसके कारण वहां पे मैं एक इमीडिएट सपोर्ट आसपास देख रहा हूँ 11,000 के आसपास का।
और एक दूसरी चीज अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से भी देखें तो 11,000 के पुट ऑप्शन का जो एक्यूमुलेशन है उससे भी 11,000 का सपोर्ट बनना चाहिए, और वैसे ही 11,000 के 500 का जो कॉल है वहाँ पे राइटिंग भी है, तो इसलिए मैं 11,000 इमीडिएट देख रहा हूँ। और हाँ, एक्चुअली मेरा सपोर्ट 10,700 से 10,900 का ही है, लेकिन निफ्टी का जो रिलेंटरेस रैली इसकी हुई है, इसके कारण मैं काफी टाइट स्टॉप लॉसेस के लेवल को ला रहा हूँ कि अगर यहाँ से ही छूट जाती है निफ्टी तो शायद कहीं ना कहीं हमको एक बार करेक्शन देखना पड़ेगा। तो एक वो भी कारण है कि मैं 11,000 पे ही अपने आप को रोक रहा हूँ। जी, तो क्या 11,000 को आप एक तरीके से ये जो पूरी तेजी रही है मार्च से अभी तक की, उस तेजी के लिए स्टॉप लॉस मानेंगे? आपको लगेगा कि 11,000 के बाद आपको शायद इस पूरे अप ट्रेंड को रिव्यू करने की जरूरत है, या उस अप ट्रेंड के लिए जो मार्च से चली है उसके लिए आपके स्टॉप लॉसेज काफी नीचे ही रहेंगे? जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि अब स्टॉप लॉस 10,550 पर है। हाँ, तो उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस रिव्यू करना होगा हमें 10,700 से 10,900 के रेंज में। अभी जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं या जो पूरे लंबी वाली रैली है उसका अभी स्टॉप लॉस रिव्यू 11,000 पे नहीं होगा, उसका 10,700 से 10,900 पे रिव्यू होगा। दूसरा, थोड़ा और वॉच करना पड़ेगा कि डाउ जोन्स का बिहेवियर कैसा है, 26,000 रहता है या नहीं रहता है। अगर रह जाता है और फिर वहां से फिर से टर्न होता है ऊपर में तो ठीक रहेगा सिचुएशन। अगर 26,000 के नीचे आता है तो थोड़ा कॉशन तो मुझे फिर से लेना पड़ेगा मार्केट में। जी, जो जनवरी से मार्च की गिरावट आई थी उसके 61.8% रिट्रेसमेंट के हिसाब से 10,550 बहुत महत्वपूर्ण था। उसको हम लोगों ने कई हफ्ते तक चर्चा की थी, पहले रेजिस्टेंस के रूप में, फिर अब सपोर्ट के रूप में उसकी हम बातें करते हैं। लेकिन उसके आगे का जो स्तर है इस रिट्रेसमेंट में वो है 78.6% रिट्रेसमेंट, जो बनता है लगभग 11,375 के आसपास। तो क्या ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहेगा कि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? मैं जिस तरीके से रिट्रेसमेंट देखने का हर किसी का अपना नज़रिया है। मेरे व्यू में दो रिट्रेसमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखता हूँ, एक 38.2 और दूसरा 61.8। बाकी जो रेसिस्टेंसेज हैं वो ट्रेंड चेंजिंग रेसिस्टेंसेज मेरे नज़रिए से नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप बोले तो यस, वो रेसिस्टेंस एक ट्रेडिंग रेसिस्टेंस अबाउट 11,400 रहना चाहिए। अब अगर उस बात को हम माने कि हाँ 61.8% रिट्रेसमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो पार हो गया है, तो फिर क्या हम ये माने कि अब उससे काफी ऊपर भी हम आ चुके हैं निफ्टी को देखें तो फिर क्या ये माने कि जो 12,430 का स्तर था जनवरी में बना हुआ रिकॉर्ड स्तर, उसको वापस निफ्टी छूने जा रहा है देर से देर, मतलब अगले कुछ महीनों के अंदर? हाँ, तो मेरे अभी बाजार का एक नेचर होता है ना कि एक ट्रेंड जब तक एक ट्रेंड जो है वो ट्रेंड वायोलेट नहीं हो जाए तब तक हम उसको नेगेटेड नहीं कहते। तो जो 61.8% के ऊपर में जो स्ट्रक्चर बना है उस हिसाब से, मेरे असेसमेंट के हिसाब से निफ्टी को 12,000 कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में एक बार आना चाहिए। और सितंबर अक्टूबर में इसलिए भी कहता हूँ कि उस समय तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोरेटोरियम लोन का खत्म हो जाएगा, बैंक्स को लार्जली आइडिया होगा बाई सितंबर की कितने एनपीएस आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। अभी तक तो एस्टिमेट ही चल रहा है और जो भी चल रहा है अभी तक डेटा तो ठीक ही है। तो मेरे हिसाब से उसके बाद 12,000 तक का मेरा एस्टिमेट है सितंबर अक्टूबर। और 12,430 की जहां तक बात है, बहुत तेजी से चीजें हो रही है बाजार में, होनी नहीं चाहिए इतनी तेजी से। वो अपसाइड आना चाहिए कहीं ना कहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल में, जो प्रीवियस टॉप का रीटेस्ट होना चाहिए वो नेक्स्ट फाइनेंशियल में या इस फाइनेंशियल के एंड में। उसके पहले तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से जो नेट ट्रेंड है वो प्रीवियस हाई टेस्ट होना चाहिए। निगेट होने के लिए भी हमको वॉच करना पड़ेगा कि वो ट्रेंड वायोलेट करता है कि नहीं निफ्टी। यदि संभाव्यता के हिसाब से देखें, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, कि यहाँ पे हम 11,400 के ऊपर निकलने जा रहे हैं, 11,400 या 11,500 आप कह रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को पार कर लेंगे या उस रेजिस्टेंस पे रुक जाएंगे, लेकिन नीचे जो सपोर्ट लेवल है 11,000 का या 10,900 का, हम उससे बहुत नीचे भी नहीं जाएंगे और एक तरह से कुछ समय तक इस रेंज के अंदर, इस दायरे के अंदर गुजारेंगे? इसकी संभावना आपको कितनी लगती है? या फिर इस रेंज से नीचे वापस ज्यादा बड़े करेक्शन की संभावना कितनी लगती है?
तो जिस तरह का इसमें दो तीन डेटा पॉइंट्स अगर हम ले लें, पहला एफआईआईज का बिहेवियर ले लें, दूसरा एफ एंड ओ की डेटा पोजिशनिंग ले लें, तीसरा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो हमारे लिए बहुत डर का कारण बने हुए थे ये ले लें, और आगे की विजिबिलिटी ले लें, तो इससे ये लगता है कि अभी 10,700 टू 10,900 से जाके कंसोलिडेट फिर से करना चाहिए और फिर से अप ट्रेंड मेंटेन रहनी चाहिए। कहीं पे भी कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट एज ऑफ टुडे मेरे पास नहीं है जिससे मैं कह पाऊं कि नहीं ये ट्रेंड खत्म होके अब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो पूरे डेटा पॉइंट्स का समरी ये है कि करेक्शन पॉसिबल है, जो मैं चाहता भी हो, अदरवाइज बहुत हीट हो चुका है मार्केट में, और उसके बाद फिर से एक और रन आना चाहिए, लेकिन स्लोली आना चाहिए। जी, धीरे धीरे ठंडा करके बाजार खाए तो फिर अच्छा है, खाने में मजा भी आएगा। लेकिन अगर मार्च से अभी तक की चाल हम देखें, वो जो तेजी है, वो स्ट्रक्चर, वो तेजी की जो चाल है, वो किस स्तर के टूटने पे खतरे में पड़ जाएगी? वो अभी भी बेस केस सिनेरियो 9,700 टू 10,000 का ही है, जो पहले भी हमने बेस केस सिनेरियो अपना डिस्कस किया है, 9,700 टू 10,000 का रेंज। तो सोमेश, यहाँ पर अगर एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें, जिन निवेशकों को या कारोबारियों को एक अच्छा मुनाफा हो रहा है नीचे के स्तर से, क्या आपको लगता है कि अब उनके लिए मुनाफा टेबल से ले जाने का समय आ गया है? दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग करने का और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट करने का। ट्रेडिंग में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है इमीडिएट जो एक हफ्ते या उससे कम दिन की ट्रेडिंग होती है, और दूसरा होता है पोजिशनल जो कि एक महीने या उसके ऊपर की ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से अब प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आ गया है, क्योंकि हम काफी समय से ये बात करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर सही याद हो है मुझे तो हमने निफ्टी जब 8,000 से 8,500 के रेंज में कंसोलिडेट करना शुरू किया था, तब से हमने एक पॉजिटिव निफ्टी का आउटलुक का मन बनाया था, और अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट बुकिंग की जाए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर कंपल्सरीली किसी को इन्वेस्टमेंट करना ही है तो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने पहले भी 1-2 हफ्ते पहले कहा था, बैड बाई एट डिप्स, नीचे जाने पे खरीदें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट करें। ट्रेडिंग के लिए 11,000 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 10,700 से 10,900 का रेंज इवेल्युएट करके स्टॉप लॉस। इन्वेस्टमेंट नो, प्रॉफिट बुकिंग यस। चलिए सोमेश, आपने ये सारी बातें समझाई और समय निकाला इस बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।